स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शीरी। 2024 कौन जीतेगा, देश का सबसे विश्वसनीय इलेक्शन शो, जहां आप हर खबर सटीक विश्लेषण के साथ देखते हैं। लोकसभा चुनाव के ऐलान में 251 दिनों का वक्त रह गया है और आज इस मेगा पॉलिटिकल शो में मैं आपको बताऊंगी बीजेपी की विजय आर्मी के बारे में। 2024 की जीत की कहानी लिखने के लिए बीजेपी की सेना तैयार हो गई है। 2 हफ्ते से ज्यादा की लगातार मीटिंग के बाद पार्टी ने बदलाव करना शुरू कर दिया है। शुरुआत 4 राज्यों में पार्टी अध्यक्ष बदलने से हुई है। बीजेपी मुख्यालय में हाई लेवल मीटिंग अब भी हो रही है। कई बड़े नेता पार्टी मुख्यालय में मौजूद हैं। कई और राज्यों में अध्यक्ष बदलने की चर्चा भी जोरों पर है और अंत में केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी बदलाव होने की खबर है। तेलंगाना में जी किशन रेड्डी, जो पार्टी का पुराना चेहरा है। झारखंड में बाबूलाल मरांडी, जिनकी 2020 में 14 साल बाद पार्टी में वापसी हुई। पंजाब में सुनील जाखड़, जो पिछले साल कांग्रेस से बीजेपी में आए। आंध्र प्रदेश में पुरंदेश्वरी, जो कि 2014 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई। ये वो चेहरे हैं जिन पर बीजेपी ने 2024 के चुनाव का दांव लगाया। सिकंदराबाद से सांसद जी किशन रेड्डी केंद्र सरकार में पर्यटन मंत्री हैं। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान वो तेलंगाना में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तेलंगाना में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पार्टी ने एक बार फिर से अपने पुराने जुझारू नेता पर दांव लगा दिया है। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। 2019 में टीआरएस को 9, बीजेपी को 4, कांग्रेस को 3, एआईएमआईएम को 1 सीट पर जीत मिली थी। जी किशन रेड्डी बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। 2004 से 2019 तक रेड्डी विधायक रहे। 2019 में पहली बार सांसद बने और फिर मोदी कैबिनेट में मंत्री। माना जा रहा है तेलंगाना बीजेपी में भी गुटबाजी बढ़ गई थी। चुनावी साल में इसी को थामने के लिए जी किशन रेड्डी को पार्टी ने आगे किया। तेलंगाना के पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री डी पुरंदेश्वरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। डी पुरंदेश्वरी मनमोहन सरकार में मंत्री रह चुकी थी और साल 2014 में आंध्रा के विभाजन का विरोध करते हुए उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। फिलहाल डी पुरंदेश्वरी बीजेपी में महासचिव के पद पर थीं। पुरंदेश्वरी सोमू वीर्राजू की जगह लेंगी। पुरंदेश्वरी को उस राज्य में कमल खिलाने की जिम्मेदारी मिली जहां 2019 में बीजेपी का स्कोर 0 था। माना जा रहा है आंध्र प्रदेश में बीजेपी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ सकती है। बीजेपी ने कांग्रेस छोड़कर पिछले साल ही बीजेपी में आए सुनील जाखड़ को पंजाब की कमान सौंप दी है। सुनील जाखड़ कांग्रेस के भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। ऐसे में बीजेपी चाहती है कि सुनील जाखड़ के अनुभव का फायदा पंजाब में लोकसभा चुनाव के दौरान लिया जाए। सुनील जाखड़ की पंजाब में हिंदू वोटर्स पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। पंजाब में बीजेपी कमजोर स्थिति में है। माना जा रहा है कि अकाली दल की एनडीए में वापसी हो सकती है, क्योंकि दोनों को इस वक्त पंजाब की सियासत में एक दूसरे की जरूरत है। 2019 में अकाली और बीजेपी जब गठबंधन था, तब पंजाब की कुल 13 सीटों में 8 पर कांग्रेस जीती। बीजेपी और अकाली दल को 2-2 सीट मिली। 1 सीट आम आदमी पार्टी ने जीती थी। और सबसे मिलके उनके दिशा निर्देश के मुताबिक सारे साथियों को साथ लेके काम करेंगे। चुनौती है, पर चुनौती से निपटने के हम सक्षम भी है। लोगों का विश्वास है हमें। लोगों का विश्वास लेके चलेंगे तो हर एक चुनौती अपने आप में कम होती चली जाएगी। अब देखना होगा सुनील जाखड़ के अध्यक्ष बनने के बाद अकाली दल का सियासी रुख क्या रहता है। झारखंड में भी बीजेपी ने अपने पुराने चेहरे पर ही दांव लगाया है। बाबूलाल मरांडी 14 सालों तक अलग अलग रहे, लेकिन साल 2020 में उन्होंने बीजेपी में वापसी की और बीजेपी ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया था। और अब चुनावों से पहले झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने एक तरह से आदिवासी वोटरों को साधने की कोशिश की है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां अच्छा प्रदर्शन किया। तब एनडीए को 14 में से 12 सीटों पर जीत मिली, जबकि कांग्रेस जेएमएम गठबंधन को 2 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता गंवानी पड़ी। इसी के बाद बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी की घर वापसी कराई और अब उन्हें 2024 के चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाकर आदिवासी वोटर्स को साधने का जिम्मा मिला है।
चुनौती जरूर है, लेकिन उस चुनौती का भारतीय जनता पार्टी सामना करेगी और मैं समझता हूं कि बेहतर झारखंड बनाने में झारखंड की जनता का पूरी सहयोग मिले निश्चित रूप से। और 14 सीट की ही पार्टी तैयारी कर रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की। पीएम मोदी सिर्फ चुनाव की तैयारियों में ही नहीं जुटे हुए, बल्कि वो भारत को विश्व गुरु बनाने और विकसित देशों की श्रेणी में लाने की तैयारी भी कर रहे हैं। और इसी कड़ी में कल उन्होंने मंत्रिपरिषद के साथियों के साथ मंथन किया। मोदी का सपना 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। कहां तो विपक्ष 7-8 महीने बाद होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए चेहरा तय नहीं कर पा रहा है, और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो 2024 की चिंता तो छोड़िए, 24 साल बाद 2047 का रोड मैप तैयार कर रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024, 2029, 2034, 2039 और 2044 के चुनाव की चिंता नहीं कर रहे, बल्कि आने वाली पीढ़ी को कैसा हिंदुस्तान बनाकर देना है, इस पर उनका पूरा फोकस है। विजन 2047, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज क्या होंगी, कैसे होंगी, क्या प्लानिंग है, देश को आगे ले जाने की क्या प्लानिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की क्या प्लानिंग है, और विभिन्न प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उन सबको आगे लेकर क्या क्या करना होगा। एनर्जी। सोमवार को प्रगति मैदान में करीब 4.5 घंटे तक मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इस बैठक में कई मंत्रालयों की तरफ से प्रेजेंटेशन दिया गया। मंत्रिपरिषद की बैठक में अगले 25 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में देश की जरूरतें क्या होंगी, क्या कुछ हो सकता है, इस पर विस्तार से चर्चा की गई। सूत्रों की माने तो बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मंत्रालयों की समीक्षा भी की गई और एक प्रेजेंटेशन भी दिया गया। प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर बैठक के अंदर की 4 तस्वीरें साझा की हैं। इनमें से एक तस्वीर में मोदी मंत्रियों को मंत्र देते दिख रहे हैं। बाकी तस्वीरों में प्रधानमंत्री साथी मंत्रियों के साथ बैठकर स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन देखते नजर आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री ने कहा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को इकोनॉमी के लिए प्रेरक शक्ति मानते हैं। भारत इस रास्ते पर चलकर साल 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य हासिल कर लेगा। ऐसे में 2024 की तरफ नहीं देखें, 2047 की तरफ देखते हुए काम करें। 2047 तक देश में बहुत कुछ बदल जाएगा। बताया जा रहा है कि इस बैठक में रक्षा, रेल, विदेश और सड़क परिवहन जैसे मंत्रालयों की तरफ से प्रेजेंटेशन दिया गया, जिसमें 2047 के भारत का रोड मैप पेश किया गया। साल 2047 में भारत की आजादी के 100 साल हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा किया जा सके। इसी वजह से जहां विपक्ष चुनावों की तैयारियों में जुटा है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को विकसित राष्ट्र की तरफ आगे ले जाने की तैयारियों में और रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। बात राजस्थान की करें तो इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों में यहां पर इस वक्त जो गुटबाजी है वो चरम पर दिखाई दे रही है, और इसी गुटबाजी के बीच बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने चेहरे फिलहाल तय कर लिए हैं। वसुंधरा राजे के चेहरे को आगे कर बीजेपी चुनाव में उतारेगी, ऐसी चर्चाएं हैं। वसुंधरा जिस तरीके से फ्रंट फुट पर आकर खेल रही हैं, उससे ये लग रहा है कि उन पर पार्टी ने भरोसा जता दिया है। इसके सिग्नल 4 दिन पहले उदयपुर में मिले भी थे। हेलीकॉप्टर की उड़ान बता रही है कि राजस्थान में रानी के हाथ ही कमल की कमान आ चुकी है। रविवार को राजस्थान के बूंदी में वसुंधरा राजे ने बड़ी रैली की। इस रैली में समर्थकों की भीड़ उमड़ी। वसुंधरा का बॉडी लैंग्वेज भी बता रहा था कि पार्टी ने उन पर भरोसा जता लिया। इस मंच से संदेश ये गया कि अब रानी ही राजस्थान में बीजेपी का चेहरा होंगी। ये मेरा परिवार है, इस परिवार से आगे ना मैं कुछ जानती हूँ ना मैं कुछ जानूंगी। तो मैं प्रार्थना यही करती हूँ कि मुझे किसी तरीके से
राजस्थान की जनता का प्यार मिलता रहे, जो मेरा संबंध बना रहे। इससे पहले 30 जून को गृह मंत्री अमित शाह उदयपुर के दौरे पर गए थे। उस दिन उस मंच से जो हुआ, उसने इस बात के संकेत तभी दे दिए थे कि पार्टी रानी पर ही दाव लगाने वाली है। 30 जून को हुआ ये कि मंच से नेता विपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भाषण के लिए अमित शाह का नाम पुकारा, लेकिन गृह मंत्री ने अपने भाषण से पहले पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को भाषण के लिए कह दिया। वसुंधरा विरोधी कैंप के नेता असहज हो गए और फिर राजेंद्र राठौड़ को मंच से वसुंधरा को भाषण के लिए बुलाना पड़ा। और उस आधुनिक भारत के चाणक्य और कश्मीर को मुक्त करने वाले आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह साहब से निवेदन करूंगा, आए और अपनों को संबोधित करें। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। माननीय गृह मंत्री जी अपनी बात कहें, इससे पहले हमारी भूतपूर्व और अभूतपूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी से कहूंगा कि वो संबोधित करें। राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं। 2018 में बीजेपी को 73 और कांग्रेस को 100 सीटें मिली थी, जबकि 2013 में बीजेपी 163 सीटों पर जीती थी और कांग्रेस को तब 21 सीटें ही मिली थी। राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलने का रिवाज चला आ रहा है। बीजेपी को ये रिवाज कायम रहने की उम्मीद है, लेकिन दिक्कत यह है कि बीजेपी के पास प्रदेश में वसुंधरा राजे के अलावा दूसरा कोई ताकतवर क्षेत्रीय नेता नहीं है जिस पर दांव लगाया जा सके। ऐसे में बीजेपी के लिए वसुंधरा जरूरी से ज्यादा मजबूरी भी है। कर्नाटक में मिली हार के बाद बीजेपी को आरएसएस ने सलाह भी दी थी कि सिर्फ मोदी के नाम पर विधानसभा चुनाव जीते नहीं जा सकते। आरएसएस का मानना था कि मजबूत क्षेत्रीय नेताओं का सक्रिय होना जरूरी है। शायद इसी वजह से राजस्थान में पार्टी अपने सबसे बड़े चेहरे को आगे रखना चाहती है। एक तरह से देखें तो राजस्थान में 2 प्रमुख पार्टियों ने अपना चेहरा तय कर लिया है। बीजेपी जहां वसुंधरा को आगे रखकर चुनाव में जाने की तैयारी कर चुकी है, तो वहीं ये भी तय है कि कांग्रेस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। अशोक गहलोत को पिछले हफ्ते पैर में चोट लगी थी, जिसके बाद वो पैर पर लगे प्लास्टर के साथ ही सारे काम कर रहे हैं। गहलोत की सक्रियता बताती है कि उनकी राह में पायलट फिलहाल रोड़ा नहीं है। सूत्र बता रहे हैं कि अगले हफ्ते कांग्रेस सचिन पायलट को राष्ट्रीय कमेटी में महासचिव बनाने का ऐलान कर सकती है। साल के अंत में जिन 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, राजस्थान भी उनमें से एक है। अब तक ये देखा जा रहा था कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में गुटबाजी चरम पर है, लेकिन जैसे जैसे राज्य में चुनावी माहौल बन रहा है, वैसे वैसे दोनों ही पार्टियां गुटबाजी खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। बीजेपी में वसुंधरा का और कांग्रेस में गहलोत का फ्रंट फुट पर आकर खेलना ये बता रहा है कि मुकाबला इन दोनों की अगुवाई में ही होगा। और 2024 कौन जीतेगा में अब वक्त ब्रेकिंग न्यूज का है। आपको बता दें कि बीजेपी ने 4 राज्यों में पार्टी अध्यक्ष बदल दिए हैं और अब खबर यह भी मिल रही है कि बीजेपी 6 अन्य राज्यों में भी अध्यक्षों की घोषणा जल्द कर सकती है। कर्नाटक, गुजरात, केरल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश के अध्यक्ष बदले जाएंगे। सूत्रों की अगर माने तो कर्नाटक से शोभा करंदलाजे या अश्वत्थ नारायण, बात केरल की करें तो वहां से वी मुरलीधरन, गुजरात में मनसुख मंडाविया या पुरुषोत्तम रूपाला और इधर हरियाणा से कृष्णलाल गुर्जर या फिर रामविलास शर्मा। जम्मू कश्मीर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह या फिर सांसद जुगल किशोर और मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर या प्रहलाद पटेल को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 से 8 जुलाई को तूफानी दौरे पर निकलने वाले हैं। एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं हम कि उत्तर प्रदेश के साथ ही 3 चुनावी राज्यों का दौरा करेंगे मोदी। इसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना का दौरा करने वाले हैं प्रधानमंत्री और 36 घंटों में 12 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तूफानी दौरे। अब बात महाराष्ट्र की सियासत की कर लेते हैं। यहाँ की राजनीति बदलने लगी है। शिवसेना और एनसीपी में टूट के बाद अब महाराष्ट्र की राजनीति में 6 बड़े दल हो गए हैं। कल शरद पवार गुट ने बैठक बुलाई है, जिसके बाद पार्टी का भविष्य तय होगा। उधर चर्चा उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आने की भी होने लगी है। महाराष्ट्र में सत्ता के समीकरण की ये नई तस्वीर है। एक तरफ सीएम शिंदे हैं तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम अजित पवार और बीच में बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस
महाराष्ट्र की राजनीति के वो चाणक्य बनकर उभरे हैं जिन्होंने साल भर में बीजेपी की विरोधी दो पार्टियों के दो टुकड़े कर दिए हैं। पिछले साल शिवसेना को दो हिस्सों में बांटकर एक तरफ उद्धव को खड़ा कर दिया तो दूसरी तरफ शिंदे को। अब इस साल एनसीपी को दो हिस्सों में बांटकर एक तरफ चाचा शरद पवार को खड़ा कर दिया है तो दूसरी तरफ भतीजे अजित पवार को। मतलब ये कि महाराष्ट्र के सियासी अखाड़े में शिवसैनिक से लड़ेंगे और पवार की सेना से ही भिड़ेगी। अजित पवार की बगावत के बाद एनसीपी का सियासी भविष्य क्या होगा, इसका फैसला कल होने वाली मीटिंग से तय हो जाएगा। राष्ट्रवादी के पास ये सब होने के बाद पार्टी किसके साथ रहती है और किसके साथ सबसे ज्यादा एमएलए, वो शायद कल परसों समझ में आएगा। फिलहाल दोनों ही गुट अपना सर्वमान्य नेता शरद पवार को ही मान रहे हैं, लेकिन खुद शरद पवार महाविकास अघाड़ी में बने हुए हैं। आज उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने भी बैठक कर मौजूदा सियासी रणनीति पर चर्चा की। उद्धव ठाकरे आने वाले दिनों में पूरे राज्य का दौरा करेंगे। तो हम सब महाविकास अघाड़ी के बैनर के नीचे हम एक साथ हैं। नेता कांग्रेस हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे पवार साहब हो, चाहे उद्धव ठाकरे जी हो, निरंतर एक दूसरे के संपर्क में है। पवार परिवार में टूट के बाद अब ठाकरे परिवार को एकजुट करने की मांग तेज होने लगी है। एमएनएस के एक नेता की तरफ से ये पोस्टर कल मुंबई के कई इलाकों में लगाए गए थे। ठाकरे जी एक साथ आएंगे या नहीं आएंगे, इस बात पे कोई चर्चा नहीं हुई। बिल्कुल उस बात पे कोई किसी ने जिक्र नहीं किया, किसी ने नहीं किया। अब भी फिलहाल जो मैं बात करूं तो इस प्रकार का प्रस्ताव नहीं हमको उबाठा से कोई आया है, ना हमने उनको कुछ दिया है। मुझे इस प्रकार की कोई बातचीत या नज़र नहीं आती। मामला मुझे नहीं लगता है कि कुछ उस प्रकार जाएगा। मौजूदा सियासी माहौल में चुनाव से पहले अगर ठाकरे बंधु एक होते हैं तो फिर सियासी तस्वीर बदल भी सकती है। वैसे सरकार में अजित पवार के आने के बाद से विभागों को लेकर तनातनी की खबरें सामने आ रही हैं। अटकलें लग रही हैं कि कुछ मंत्रालयों को लेकर बात फंसी हुई है। पद द्यायची असतात, डिपार्टमेंट द्यायचे असतात किंवा पालकमंत्री पद द्यायचे असतात, तर असे काही वेगवेगळ्या प्रकारचं मतमतांतर असू शकतं। डेमोक्रेसी आहे, प्रत्येकाला आपलं म्हणणं मांडण्याचा अधिकार आहे। शेवटी सगळ्यांचं म्हणणं ऐकून घेतल्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री या नात्याने अंतिम निर्णय एकनाथराव शिंदे साहेबांनी घ्यायचा असतो। महाराष्ट्र की जो सियासी पिक्चर इस वक्त दिख रही है, आने वाले दिनों में उसी तरह दिखेगी ये कह पाना मुश्किल है। फिलहाल देखते जाइए कि राज्य में पॉलिटिक्स का पहिया कहां तक घूमता है। और एक और बड़ी खबर भी आपको बता दें, मंत्रिमंडल में मतभेद की अटकलों के बीच कल सीएम शिंदे ने अपनी पार्टी के मंत्रियों को अपने निवास पर मीटिंग के लिए बुलाया है। अब देखना होगा कि इस मीटिंग में क्या कुछ होता है। तो कल शिंदे गुट के मंत्रियों की मीटिंग, और इस मीटिंग में कुछ महत्वपूर्ण रणनीति पर जरूर चर्चा होगी, जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी। और एबीपी न्यूज की खबर पर मुहर लगी है। राज्यसभा सांसद और उप सभापति हरिवंश ने एबीपी न्यूज को यह बताया कि उनकी कल शाम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात हुई थी। हालांकि गठबंधन को लेकर कोई बात नहीं हुई। हरिवंश वो नेता हैं जो नीतीश कुमार की पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन उनके संबंध बीजेपी से बेहतर हैं। जेडीयू की पार्टी लाइन से हटकर वो फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। और एबीपी न्यूज ने आपको यह खबर बताई थी, जिस पर मुहर खुद हरिवंश ने लगाई है। अब बात करते हैं लैंड फॉर जॉब केस की, जिसमें सीबीआई की चार्जशीट में तेजस्वी यादव का नाम जुड़ गया है, जिसको लेकर बिहार में सियासी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांगा है, लेकिन आरजेडी और जेडीयू ने इससे साफ इनकार कर दिया है। करप्शन के मामले में राज्य के उप मुख्यमंत्री पर चार्जशीट फाइल हुई है। एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, जिस कंपनी को 1 लाख में तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी ने खरीद लिया, 1 लाख में, और ये वही कंपनी एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड जिसके पास करोड़ों की ज़मीन है और जिसके ये 1 लाख में मालिक बन गए। और ज़मीन कहाँ से आई? तो रेलवे में जिन लोगों को नौकरी मिली उन लोगों ने अपनी ज़मीन बेची एके इन्फोसिस्टम को
सस्ते औने पौने दाम पर, और आज करोड़ों की ज़मीन के मालिक बन गए तेजस्वी यादव। इसलिए नीतीश कुमार को अविलंब तेजस्वी यादव को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। हरबंडा अपना रहे हैं लोग, या भाजपा आरएसएस के लोग कर रहे हैं, और देख लिए हैं कि महागठबंधन पूरे तरह से इंटैक्ट हुआ है। ये होना था, क्योंकि पूरे तरीके से जब महागठबंधन पूरे तरीके से मजबूती है, और इसलिए ये लोग हताश हो चुके हैं, क्योंकि इन लोग का भाजपाइयों का जो शुरुआत हो गया है, उपदन होना चालू हो गया। बीजेपी के लोग भी इस्तीफे दें ना। नरेंद्र मोदी जो देश को लूट लिए, वो क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? तेजस्वी यादव का इस्तीफा देंगे? और इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां सीधी जिले के वायरल आपत्तिजनक वीडियो पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान लिया है। सीएम शिवराज ने कहा है कि आरोपी पर एनएसए लगाया जाएगा। आरोपी बीजेपी एमएलए केदार शुक्ला का प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला है। सीएम ने कहा है कि अपराधी को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। वायरल वीडियो जो हो रहा था, जिसमें आरोपी सड़क किनारे बैठे एक शख्स पर पेशाब करता हुआ दिख रहा है। जांच के बाद पता चला कि इस आरोपी का रिश्ता बीजेपी के विधायक से है, और खुद मुख्यमंत्री ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए। तो ये वही वायरल वीडियो जिसको लेकर अब एक्शन की तैयारी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।